क्लास 10 एनसीईआरटी सीबीएसई एसएसटी सोशल स्टडीज़ और उसमें हम लोग आज शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स हम कह सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 और इसमें हम लोग देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि है पावर शेयरिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं और उसमें आज हम लोग पावर शेयरिंग के बारे में बहुत ही ब्रीफ में हम लोग देखेंगे। शॉर्ट में एक बार हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और उसके बाद हम लोग सीबीएसई के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमारा मेन फोकस होगा कि 2025 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सीबीएसई के क्वेश्चंस। उससे पहले हम लोग थोड़ा समरी देख लेते हैं कि हमें क्या क्या स्टडी करना है इस चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में सबसे पहले हमें जानना है बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। तो ये हमारा हो गया बेल्जियम और यहाँ पर श्रीलंका। तो बेल्जियम के बारे में जानना है, इसमें भी डाइवर्सिटीज थी, श्रीलंका में भी डाइवर्सिटीज थी। तो इसमें लैंग्वेज में एक फ्रेंच लैंग्वेज और डच लैंग्वेज, ठीक है। तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, डच स्पीकिंग पीपल और जर्मन स्पीकिंग पीपल भी थे लेकिन वो बहुत कम थे। तो मेन यहाँ पर डच स्पीकिंग पीपल थे और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे। तो वहाँ पर हमें देखना है कि जो उनका कंपोजिशन था पॉपुलेशन के आधार पर वो अलग अलग था और जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स थी वहाँ पर भी जो पॉपुलेशन के अनुसार जो उनका कंपोजिशन था वो अलग अलग था। तो बीच में क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। तो फिर हम लोग को ये देखना है बेल्जियम ने क्या किया था। तो बेल्जियम ने कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया था। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आए हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में। श्रीलंका में क्या था, तो श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म था। तो यहाँ पर जो मेजोरिटी में थे सिन्हाला। तो 1956 का जो एक्ट था उसमें हमने देखना है कि उसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे जो तमिल लोगों के लिए सही नहीं थे। तो इससे क्वेश्चंस रिलेटेड पूछा गया है। 1956 में जो एक्ट पास किया गया था उसके कारण फिर आगे चल के सिविल वॉर भी हुआ था श्रीलंका में। तो यहाँ पर ये दोनों के बाद हम लोग को देखना है कि पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। जैसे यहाँ पर फेडरल फॉर्म था, जैसे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट थी, फिर स्टेट गवर्नमेंट थी, फिर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट आई। तो ऐसे करके और कितने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर एक हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, उसके बाद होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास और भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होता है, जैसे द पावर कैन बी शेयर बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट एग्जांपल था बेल्जियम में। उसके बाद पावर कैन बी शेयर्ड बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो बस हमें इतना ही जानना है चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में सबसे मेन क्या है, बेल्जियम और श्रीलंका में क्या क्या हुआ था। तो इसको आप एक बार रीडिंग ज़रूर करिएगा एनसीईआरटी में। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और भी जो डिफरेंट फॉर्म्स है उनके बारे में जानना है। 1956 में जो एक्ट हुआ था तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे और साथ में कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है, ये भी हमें जानना है। तो ये बेसिक है। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 15 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के थे, 1 मार्क के थे, 3 मार्क्स के थे। तो यहाँ पर असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन थे। तो असर्शन रीजन था, मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन थे। तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है 2025 में 1 मार्क का पूछा गया है। क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन दिया है कि द फ्रेंच कम्युनिटी वाज रिच इन कंपैरिजन टू डच स्पीकिंग कम्युनिटी। तो जो यहाँ पर फ्रेंच कम्युनिटी थी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसमें फ्रेंच कम्युनिटी क्या थी, रिच थी। ये बिल्कुल सही है। तो असर्शन यहाँ पर सही है। अब रीज़न क्या है कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी उनमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन हुआ बहुत बाद में हुआ, ठीक है, मच लेटर देन द फ्रेंच कम्युनिटी। तो ये भी सही है। इसी कारण ये जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो अमीर हुई क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपमेंट था और एजुकेशन था वो बहुत बाद में आया। तो ये जो आपका रीज़न है वो असर्शन को कनेक्ट भी कर रहा है। असर्शन और रीज़न सही तो है ही, साथ में रीज़न असर्शन को कनेक्ट भी कर रहा है। तो इसके 4 ही ऑप्शन होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे पीडीएफ फॉर्म में। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ एक शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इन सबसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 में, ये भी 2025 का 1 मार्क का है। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और किस में, इंडिया में। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है उसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर होती है वो एक लेवल में होती है, तो ये आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग होता है। सेकेंड है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन रूरल एंड अर्बन गवर्नमेंट्स, ये भी नहीं होगा। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी एंड आर्मी, नहीं, ये भी नहीं होगा। और लास्ट हमारे पास ऑप्शन है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये आपका हॉरिजॉन्टल पावर होता है ना। इक्वल पावर्स होते हैं यहाँ पर, कोई इसमें ऐसे लेवल में डिवाइड नहीं होता है बड़ा या छोटा। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 3, बेल्जियम सॉल्व इट्स प्रॉब्लम ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म बाय स्ट्रेंथनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें पता है बेल्जियम में डच स्पीकिंग पीपल थे और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए जो बेल्जियम है उसने सेंट्रल स्टेट के बाद एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया था, जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो वो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था वो कौन से टाइप की गवर्नमेंट थी, बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा गया। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर में आया, सबसे ऊपर सेंट्रल, फिर स्टेट और उसके बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो आंसर सी फेडरल हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इसमें। क्वेश्चन हमारे पास है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का वेरी स्पिरिट है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इसके बिना नहीं हो सकती। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट द स्टेटमेंट बाय गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स। तो इसमें मैंने जो आंसर्स लिखे हैं वो सीबीएसई के मार्किंग स्कीम्स के अनुसार ही लिखे हैं। तो पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पहले क्वेश्चन से आंसर मैंने लिया है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में एक्चुअली होता क्या है, तो डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो पावर शेयर की जाती है। इन अ डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग होगी, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। और जब लेवल्स में बात होती है, जैसे हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर इंडिया में पंचायती राज है, म्यूनिसिपैलिटीज़ है, तो ये सब आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। तो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म हमें अगले चैप्टर में पढ़ना भी है। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, गिव सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। तो पावर शेयरिंग हेल्प्स इन मैनी वे। सबसे पहले ये कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं तो उनमें पावर डिवाइड की जाती है ताकि उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो सके, ठीक है, कम हो सके। तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। अगला है कि डेमोक्रेसी में एक्चुअली होता क्या है, पीपल ही इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो पीपल पे पावर जाना या उनके ग्रुप में पावर जाना ये बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि पीपल ही होते हैं सोर्स ऑफ पावर। इन अ डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, जो लोग हैं वही गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर, तो जो लोग होते हैं वो सोर्स हैं पावर के। सो पावर शुड बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। तो उनके जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं, उनमें पावर शेयर होनी ही चाहिए। अगला हमारे पास है थ्रू पावर शेयरिंग रेस्पेक्ट इज गिवन टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड व्यूज। तो अलग अलग लोग होते हैं, उनके व्यूज को रिस्पेक्ट दी जाती है, उनके पास पावर होती है, तो वो भी कह सकते हैं कोई भी अगर गवर्नमेंट पॉलिसी है या कोई भी डिफरेंट अलग अलग चीज़ें हैं तो उनमें वो अपनी राय दे सकते हैं, प्रूफ्स मतलब अपने व्यूज़ दे सकते हैं। तो थ्रू पावर शेयरिंग रेस्पेक्ट इज गिवन टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड व्यूज़, क्योंकि वही सेलेक्ट करते हैं तो उनके व्यूज़ को रेस्पेक्ट दी जाती है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो अगर ज़्यादा व्यूज़ हमारे पास होंगे तो गवर्नमेंट और ज़्यादा अच्छे से सोच के एक और अच्छा और बेटर मॉडल डेवलप कर सकती है। तो क्वालिटी ऑफ जो डिसीजन मेकिंग होगी या क्वालिटी ऑफ पॉलिसीज़ या प्रोविजंस होंगे वो और अच्छे होंगे। तो ऐसे करके आप अपनी तरह से भी इसको लिख सकते हैं। मैंने बेसिक लिख दिया, 3 मार्क्स का था तो 3 पॉइंट्स और कुछ लाइन शुरू में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पॉलिटिकल पावर कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो जो पॉलिटिकल पावर है उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एनालाइज सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द
स्टेटमेंट, तो हमें कुछ आर्ग्यूमेंट देना है अगेंस्ट। जैसे ये जो क्वेश्चन था इसमें था पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि बिल्कुल सही था, तो इसको सपोर्ट में देना है। अगला क्वेश्चन भी 2025 का 3 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पर जो हमें लाइन दी है वो अपोजिट दी हुई है। उसमें लिखा है पॉलिटिकल पावर कैन नॉट बी डिवाइडेड, पॉलिटिकल पावर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो हमें आर्ग्यूमेंट देना है अगेंस्ट, मतलब किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से आंसर लेंगे। तो पहले मैंने लिख दिया है इट इज़ नॉट करेक्ट टू से दैट पॉलिटिकल पावर कैन नॉट बी डिवाइडेड। ये कहना सही नहीं है कि पॉलिटिकल पावर डिवाइड नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पावर कैन बी डिवाइडेड एंड शुड बी डिवाइडेड इन अ डेमोक्रेसी, तो वो डिवाइड तो हो ही सकता है और उसको होना भी चाहिए। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, एक लाइन मैंने पिछले क्वेश्चन से लिए, कुछ कुछ लाइन्स आप लिख सकते हैं। तो पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर पावर डिवाइड नहीं होगा तो अनडिवाइडेड पावर हो जाएगा। अनडिवाइडेड पावर, अब अनडिवाइडेड पावर डेमोक्रेसी में तो होता नहीं है, वो किस में होता है, तो वो आपका डिक्टेटरशिप में होता है या फिर टोटलिटेरियनिज्म में होता है, ठीक है, तो इसमें होता है। पर ये डेमोक्रेसी है जो जिसमें अनडिवाइडेड पावर नहीं होना चाहिए। तो अनडिवाइडेड पावर मीन्स डिक्टेटरशिप या टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है, और ये क्या होता है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इन अ डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में भी ये पॉइंट था कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल ही इलेक्ट करते हैं, तो उनको पावर मिलनी चाहिए, उनके ग्रुप्स को पावर मिलनी चाहिए, जो ग्रुप्स वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स या फिर और ग्रुप्स भी वो लोग फॉर्म करते हैं, तो उनको पावर मिलनी चाहिए। तो इन अ डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर, सो पावर शुड बी शेयर्ड। आगे हम लोग बढ़ते हैं। In a democracy, respect is given to different groups and views in a society। तो डेमोक्रेसी में हम लोग क्या करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं अलग अलग ग्रुप्स को और अलग अलग व्यूज़ को, तो ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट हम लोग और लिख लेते हैं। तो अगला पॉइंट हमारे पास है Everyone has a voice in shaping of public policies. Power sharing improves the quality of decision making। ठीक है, तो जो पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं या जो अलग अलग पॉलिसीज़ होती है गवर्नमेंट की, तो उसमें सब लोगों की व्यूज़ होनी चाहिए, जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनकी भी व्यूज़ अगर रहेगी तो गवर्नमेंट और अच्छे से सोच पाएगी और जो हमें डिसीजन मिलेगा या जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन होगा वो इम्प्रूव करेगा। तो ये भी पहले जैसे ही है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो सब आप एक ही जैसे लिख सकते हैं, थोड़ा लैंग्वेज को चेंज करके। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज इट्स हेडक्वार्टर इन ब्रुसेल्स। अब हम लोग देखते हैं ब्रुसेल्स था क्या, तो बेल्जियम की जो कैपिटल है वही हमारी ब्रुसेल्स है। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन से ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। पहला है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, और उसके बाद हमारे पास सेकंड है यूरोपियन यूनियन, और थर्ड हमारे पास है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और डी हमारे पास है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, तो यूरोपियन यूनियन ईयू, यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क का, तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू अकाउंट फॉर द इंटरनल डाइवर्सिटी। तो जो इंटरनल डाइवर्सिटी थी उसको सही करने के लिए, या फिर हमने देखा था केस में, तो उसको अकाउंट करने के लिए कौन सी कंट्री ने पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल दिया है, या कौन सी कंट्री में पावर शेयरिंग हुआ है नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच। यूएसए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा बेल्जियम, चौथा स्विट्जरलैंड। तो हमने देखा था बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ही पावर मिली और फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट का ही फॉर्मेशन हुआ। तो अगर आप पूरा एनसीईआरटी में देखिएगा तो वहाँ पर आप अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है असर्शन देयर वॉज सिविल वॉर इन श्रीलंका। तो पहले क्या असर्शन से, तो असर्शन बिल्कुल सही है, श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ था। और रीज़न हमारे पास है एन एक्ट वॉज पास्ड इन 1956 टू सिक्योर डोमिनेंस ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी ऑन द गवर्नमेंट। तो 1956 में जो सिन्हाला थे वो मेजॉरिटी में थे, तो जो भी प्रोविजंस थे वो सिन्हाला को ज़्यादा फेवर कर रहे थे, ठीक है।
तो बिल्कुल ये रीज़न भी सही है कि 1956 में जो एक्ट हुआ था वो सिक्योर कर रहा था डोमिनेंस ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में मेजॉरिटी सिन्हाला थे और उन्हीं के अनुसार 1956 में बहुत सारे प्रोविजंस थे जो उनको फेवर किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है 1956 का एक्ट। और इसी के कारण धीरे धीरे करके जब जो तमिल लोग थे उनकी जितनी भी वो कह रहे थे, जैसे हम देख सकते हैं जैसे तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देना, ठीक है, और जो तमिल स्टेट जो है उसको भी मान्यता देना, तो ये सब कई सारे उनके डिमांड्स थे, लेकिन उन सबको बार बार इग्नोर किया जा रहा था। तो आगे चल के फिर सिविल वॉर हुआ था। तो ये जो रीज़न है वो कनेक्ट कर रहा है असर्शन से। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सेम ऑप्शन रहते हैं असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? Belgium took some measures to solve its problems. Read the following measures and choose the correct option. तो बेल्जियम ने जो उसकी इंटरनल डाइवर्सिटी थी, हमने देखा डच स्पीकिंग थे, फ्रेंच स्पीकिंग थे, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए जो बेल्जियम है उसने कुछ मेजर्स लिए थे, कुछ काम किए थे। तो हमारे पास 4 दिए हुए हैं ऐसे मेजर्स, तो उसमें से बताना है कौन कौन सा सही है। पहला हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो ये बिल्कुल सही है, बेल्जियम ने कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया था। दूसरा हमारे पास है फॉलोइंग मेजोरिटेरियन पॉलिसी, तो मेजोरिटेरियन पॉलिसी श्रीलंका में फॉलो हुआ था जिसके कारण फिर सिविल वॉर हुआ था, तो बेल्जियम ने फॉलो नहीं किया था, तो यहाँ पर ये हमारे पास गलत हो गया। तीसरा है बाय प्रोवाइडिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज ग्रुप्स, ये भी बिल्कुल सही है कि फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला था। और चौथा है बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल पावर टू द लोकल गवर्नमेंट्स, ये भी सही है, जो लोकल गवर्नमेंट थे कम्युनिटी गवर्नमेंट उसको एडिशनल पावर मिला है ना, जो प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर अमेंडमेंट्स भी हुए, तो उसके कारण लोकल गवर्नमेंट को एडिशनल पावर मिला था। तो 1, 3 और 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 3 एंड 4 जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। 2025 में ये क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ देन श्रीलंका, दे ऑर्गेनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड डैश। तो जो बेल्जियम लीडर्स थे, हमें 2 के बारे में पढ़ना है, एक श्रीलंका के बारे में, एक बेल्जियम के बारे में। तो जो बेल्जियम लीडर्स थे वो श्रीलंकन लीडर्स थे, अलग पाथ लिए थे। तो बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ देन श्रीलंका, दे रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस। तो बेल्जियम लीडर्स ने रिकग्नाइज किया कि हमारे देश में रीजनल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और साथ में और क्या है? तो पहला रिलीजियस डाइवर्सिटीज़, दूसरा हिस्टोरिकल डाइवर्सिटीज़, तीसरा कल्चरल डाइवर्सिटीज़, या चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव डाइवर्सिटीज़। तो उन्होंने रिकग्नाइज किया कि रीजनल डिफरेंसेस के साथ साथ और कौन से डाइवर्सिटीज़ हैं, तो यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटीज़ आंसर होगा, क्योंकि अलग अलग कल्चर था, अलग अलग लैंग्वेज था, तो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, वो मैंने गलती से दोबारा लिख दिया है। वैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 में कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कर लिया, तो वो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज इन मेजॉरिटी इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में जो मेजॉरिटी में है वो कौन है? तो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, ऑप्शन नंबर बी। 14 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द गवर्नमेंट मेजर्स ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो जो गवर्नमेंट के मेजर्स थे वो फीलिंग ऑफ एलियनेशन इंक्रीज किए, मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा था कि उनको हटा दिया जा रहा है तमिल कम्युनिटी को, तमिल कल्चर को, ठीक है। और जो सिन्हाला कम्युनिटी और जो सिन्हाला लैंग्वेज थी या कल्चर थी उसको डोमिनेट किया जा रहा है, वो डोमिनेट कर रहा है। तो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो जो फीलिंग ऑफ एलियनेशन, मतलब उनको हटा दिया जा रहा है, ठीक है, उनके कल्चर को, लैंग्वेज को, ये मतलब इसके बारे में इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले हम लोग स्पेलिंग की थोड़ी ध्यान देंगे। गवर्नमेंट में एन आता है, तो द गवर्नमेंट मेजर्स ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो पहले क्वेश्चन से कुछ आंसर लिया। द मेजर्स टेकन वेयर, अब क्या क्या मेजर्स लिए गए? तो 1956 का एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
In 1956, an act was passed. It recognized Sinhala as the only official language. तो जो सिन्हाला था वो सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था श्रीलंका की, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, और तमिल को नहीं दिया गया था. The government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. तो जो डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी उसमें जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स थे उनको पहले फेवर या उनको फेवर किया जा रहा था. अगर यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो सिन्हाला जो एप्लीकेंट्स हैं उनको ज़्यादा फेवर किया जा रहा था. फिर तीसरा है द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड तमिल्स इक्वल पॉलिटिकल राइट. तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था, जो एक्ट था, वो सब जो तमिल्स थे, तमिल्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया जा रहा था. तो द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड द तमिल्स इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. देयर इंटरेस्ट वेयर इग्नोर्ड. उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा था. तो ऐसे करके आप कुछ कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं. और भी पॉइंट्स हैं जैसे जो बुद्धिज़्म रिलीजियन था उसको फॉस्टर और प्रोटेक्ट किया जा रहा था स्टेट के द्वारा, और जो तमिल्स के डिफरेंट मतलब जो इक्वालिटी थी या तमिल को जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन था वो नहीं दिया जा रहा था. और साथ में आप कुछ कुछ लाइंस लिख सकते हैं. मैंने बेसिकली सिर्फ 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं. आप इसके लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं. अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सप्लेन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद हमारे पास पंचायती राज है रूरल एरियाज़ के लिए, और फिर हमारे पास म्यूनिसिपैलिटीज़ है अर्बन एरियाज़ के लिए. तो यहाँ पर एक्सप्लेन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पावर है वो पावर हमें देखनी है, तो बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है. तो इन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर द पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट था, लेकिन जो इंडिया है उसमें पंचायती राज है रूरल एरियाज़ के लिए और अर्बन एरियाज़ के लिए म्यूनिसिपैलिटीज़ है. तो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब मैं पॉइंट वाइज इसको लिख रहा हूँ, जैसे मार्किंग स्कीम में भी पॉइंट वाइज ही लिखा गया, तो आप एक बार उसको भी देख सकते हैं मार्किंग स्कीम को. द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसमें जो पावर है उसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट लेवल्स में. पहला है सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा हमारे पास है स्टेट गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा है. सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक जनरल गवर्नमेंट है पूरी कंट्री के लिए. एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज़ द गवर्नमेंट एट रीजनल लेवल. तो जो रीजनल लेवल है या स्टेट लेवल है उस पर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है. सेकेंड हमारे पास है द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें बहुत ही क्लियर वे में और अच्छे से लिखा गया है किस गवर्नमेंट की क्या क्या पावर होगी, और अलग अलग तरह से इसमें लिखा हुआ है. द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अब उसके बाद हमें एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पहले पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में इतना नहीं था या फिर उनको पावर एक्सटेंड नहीं की गई थी, जो अब हम लोग 3 लेवल्स पढ़ते हैं पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ भी. तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था 1992 में, उसमें ये जो हमारा प्रिंसिपल था, जैसे सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट इसकी पावर होगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट की पावर होगी, तो इसको एक्सटेंड किया गया था एक और गवर्नमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड लेवल हम लोग कह सकते हैं. इसमें पंचायती राज आती थी और म्यूनिसिपैलिटीज़ की गवर्नमेंट आती थी. ये अर्बन एरिया हो गया, ये रूरल एरिया हो गया, ठीक है. तो इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से अमेंडमेंट में ये मतलब हुआ था जिसमें पावर को एक्सटेंड किया गया था पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ में. तो 1992 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें पावर को एक्सटेंड किया गया था. इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 द सेम प्रिंसिपल हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट. तो जो गवर्नमेंट है लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट उसको पावर दिया गया था, सच एज म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत. एक क्वेश्चन और है, ये सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के.
वाई इज पावर शेयरिंग एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। एक क्वेश्चन नंबर 4 में आया था कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन है वाई इज पावर शेयरिंग एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो सिमिलर आंसर है, तो आप उसको अपनी तरह से लिख सकते हैं। पहले आप लाइन लिख सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, इट हेल्प्स अस इन मैनी वेज। फिर आप बाकी पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 16 क्वेश्चन किया, अभी और भी क्वेश्चंस हैं। अगली वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस बेसिकली समझेंगे ऐसे, और फिर हम लोग पीडीएफ में भी अच्छे से इसकी लैंग्वेज देखेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस में आगे बढ़ेंगे। तो सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं। तो ये असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो फ्रेंच कम्युनिटी क्या थी, रिच थी इन कंपैरिजन टू डच स्पीकिंग कम्युनिटी, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसको जो बेनिफिट मिला इकोनॉमिक और एजुकेशन का वो बाद में मिला। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ऑप्शन डी हो गया। अगला हमारे पास है बेल्जियम सॉल्व इट्स प्रॉब्लम ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म बाय स्ट्रेंथनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल स्ट्रक्चर, सेंट्रल, उसके बाद स्टेट, फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट। फिर पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, उसका भी आंसर इससे बन सकता है। तो पहले मैंने कुछ लाइन शुरू की ही लिख दी। उसके बाद इन अ डेमोक्रेसी पावर शेयर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें, डिफरेंट लेवल्स अगर वर्टिकल की बात करें। ये कई तरह से हेल्प करता है हमें, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। और फिर गवर्नमेंट जो सेलेक्ट होती है वो पीपल के द्वारा ही सेलेक्ट होती है, पीपल ही सोर्स ऑफ पावर होते हैं, तो उनको उनके ग्रुप्स को पावर देनी चाहिए। फिर रेस्पेक्ट दी जाती है डिफरेंट ग्रुप्स को, और व्यूज़ को है ना, उनके व्यूज़ को सुना जाता है, जिससे क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंक्रीज़ होती है। फिर हमारे पास है पॉलिटिकल पावर कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो ये डिवाइड हो सकती है, तो हमें अगेंस्ट में देना है। तो यहाँ पर पहले मैंने लिखा है कि इट इज़ नॉट करेक्ट टू से दैट पॉलिटिकल पावर कैन नॉट बी डिवाइडेड। पॉलिटिकल पावर को डिवाइड होना चाहिए, और हो सकती है, और होना भी चाहिए। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट, जिससे मैंने पिछले क्वेश्चन से ये लाइन ली है। फिर अगर पावर अनडिवाइडेड होगी, तो अनडिवाइडेड पावर को हम कहते क्या हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप या टोटलिटेरियनिज्म, जो डेमोक्रेसी के क्या होती है, अगेंस्ट होती है। और डेमोक्रेसी में जो पीपल होते हैं वो पीपल क्या करते हैं, पीपल इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को। तो पीपल सोर्स ऑफ पावर है, तो उनमें पावर डिवाइड होनी चाहिए उनके ग्रुप्स में। डेमोक्रेसी में रेस्पेक्ट दी जाती है डिफरेंट ग्रुप्स को और व्यूज़ को एक सोसाइटी में। आप देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन से सिमिलर है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा लैंग्वेज अलग है। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसीज़, और जो पावर शेयरिंग होती है वो इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगला हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन ब्रुसेल्स। तो ये यूरोपियन यूनियन, ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू अकाउंट फॉर इंटरनल डाइवर्सिटी। तो बेल्जियम में सेंट्रल की पावर स्टेट को दी गई, फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट थर्ड लेवल का भी फॉर्मेशन हुआ। अगला हमारे पास है असर्शन रीजन, देयर वॉज सिविल वॉर इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ था। और साथ में एन एक्ट वॉज पास्ड इन 1956 टू सिक्योर डोमिनेंस ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी ऑन द गवर्नमेंट। ये भी सही है, और ये कनेक्ट भी कर रहा है। अगला हमारे पास है, तो ये अच्छे से कनेक्ट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है बेल्जियम टुक सम मेजर्स टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम। तो फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये सही है। फॉलोइंग मेजोरिटेरियन पॉलिसी, तो ये श्रीलंका में हुआ था, जहाँ मेजोरिटी रूल कर रहे थे, है ना, और वो जो डिमांड्स थे उनको इग्नोर कर रहे थे। तो लेकिन बेल्जियम में क्या हुआ था, पावर शेयर हुआ था डिफरेंट लेवल्स में। तो बाय प्रोवाइडिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज ग्रुप्स, ये भी हुआ था। डच स्पीकिंग जो डच जो पीपल थे और जो फ्रेंच पीपल थे, तो उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज ग्रुप्स। फिर बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल पावर टू लोकल गवर्नमेंट्स, कम्युनिटी गवर्नमेंट को पावर मिली थी। तो ये 2 मतलब 1, 3 और 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। फिर उसके बाद अगला हमारे पास है द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ दैन श्रीलंका, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डिफरेंसेस। उनको रिकॉग्नाइज किया कि हमारे देश में है रीजनल और कल्चरल डिफरेंसेस, फिर उसी के अनुसार उन्होंने पावर शेयर किया। अगला हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें हो जाएगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन 1 ही था, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, ये भी हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स
इज़ इन मेजॉरिटी इन श्रीलंका, तो श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर्स मेजॉरिटी में है। अगला, द गवर्नमेंट मेजर्स ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो श्रीलंका के जो तमिल्स थे उनकी जितनी भी डिमांड्स थी उनको इग्नोर किया जा रहा था, जो भी पॉलिसीज़ वगैरह थे उसमें सिन्हाला जो एप्लीकेंट्स या सिन्हाला ग्रुप उसको ज़्यादा फेवर किया जा रहा था। तो यही सब हमें देखना है इसमें। तो द गवर्नमेंट मेजर्स ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स, और जो मेजर्स लिए गए थे वो मेजर्स क्या थे, तो 1956 में एक्ट पास किया गया था। इट रिकॉग्नाइज्ड सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। और तीसरा है द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड द तमिल्स इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, देयर इंटरेस्ट्स वेयर इग्नोर्ड, उनके जो इंटरेस्ट थे उनको इग्नोर किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। 2025 में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो इन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर द पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच पावर शेयर होती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर डिवाइड है सेंट्रल या फिर उसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक जनरल गवर्नमेंट है एंटायर कंट्री के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट रीजनल के लिए। अब यहाँ पर बाद में जाके फिर इसको एक्सटेंड किया गया था पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ का, जो हम लोग देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 द सेम प्रिंसिपल हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन स्टेट गवर्नमेंट सच एज म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज़ पावर शेयरिंग एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये सिमिलर क्वेश्चन 4 जैसा सिमिलर है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें आप देख सकते हैं बस लैंग्वेज शुरू की चेंज हो जाएगी और बाकी पॉइंट्स आप ये लिख सकते हैं, अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस में आगे बढ़ेंगे।